हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। अभी हमारा मशीन डिज़ाइन का सेशन चल रहा था और इसमें लगभग 8 वीडियोज़ आपको अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एग्ज़ाम हाउ पे जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें एग्ज़ाम हाउ और वहाँ पे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे आपको मशीन डिज़ाइन का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट से आप सेलेक्ट कर लें, आपको आपने जो नहीं देखा है या फिर आपको जो देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली वो सैफ्ट पे होगा और गियर पे होगा। काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे इस सीरीज़ में और ये पूरा वीक लगेगा, मे बी फ्राइडे तक। तो आप बने रहें हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। वहाँ से आप क्लिक करके आप लॉगिन करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चन का सेशन था। और पहला ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, S1 और S2 दो स्टेटमेंट हैं। और ये कह रहा है एक्सेल इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट। ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है शाफ्ट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले ये तो हमें ये जानना होगा कि शाफ्ट होता क्या है, ठीक है। तो एक बार एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में ही बताते चलूँगा ताकि रिवीजन भी हमारा होता चलेगा और साथ में क्वेश्चन भी हम करते चलेंगे। तो शाफ्ट क्या होता है, देखो शाफ्ट के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, कई तरह से होता है। तो वन बाय वन करके मैं लिख देता हूँ और उसका यूज भी हो जाएगा। यूज क्या 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 है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले नंबर पर हम लिखते हैं एक्सेल है, दूसरे नंबर पे स्पेंडल है, ठीक है, दूसरा स्पेंडल है, तीसरा है काउंटर शाफ्ट होता है एक, ठीक है, काउंटर शाफ्ट होता है, और एक होता है लाइन शाफ्ट होता है। ये बेसिकली इतने प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं बट ये क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और भी लिस्ट लंबी है बट आप इतना ही जानो ये सफिशियंट है। देखो स्पेंडल का यूज़ किस में करते हैं, स्पेंडल का यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, मतलब सपोर्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्पेंडल में बोल दिया। एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल का यूज सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। स्पेंडल देखो, स्पेंडल भी एक रोटेटिंग शाफ्ट ही होता है बट इसकी जो लेंथ होती है बहुत ही छोटी होती है। तो ये क्या होता है ना कि एक शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट, ठीक है। काउंटर शाफ्ट, अब देखो काउंटर शाफ्ट क्या है, ये एक सेकेंडरी शाफ्ट होती है। आप इसको इतना जान लो कि ये क्या होती है, सेकेंडरी शाफ्ट होती है, ठीक है। काउंटर शाफ्ट क्या होती है, सेकेंडरी शाफ्ट होती है। लाइन शाफ्ट, अब इसमें देखो कि जो लाइन शाफ्ट है इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चंस में ये लाइन शाफ्ट का यूज हुआ होता है। तो थोड़ा सा आप इसको समझ लेना, मैं बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें होता है मोर देन टू शाफ्ट, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ, अगर आप चाहो तो आप भी लिख सकते हो। मोर देन टू शाफ्ट कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ कपलिंग, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ कपलिंग टू ट्रांसमिट द पावर, ठीक है, टू ट्रांसमिट द, यहाँ पे लिख लेना टू पावर ट्रांसमिशन। किसी तरीके से आप कोई भी लैंग्वेज बना के लिख लीजिए कि जो दो से ज़्यादा या दो या फिर दो से ज़्यादा शाफ्ट को हम अगर कपलिंग करके कनेक्ट करते हैं पावर ट्रांसफ़र करिए, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लाइन शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो जाने के बाद से आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हो कि एक्सेल के बारे में ये पूछ रहा है पहला स्टेटमेंट। तो देखो ये गलत है, क्योंकि एक्सेल से हम ना तो बेंडिंग मोमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं ना ही टॉर्क। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट शाफ्ट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो देखो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है, हमें टॉर्क को ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो इन दोनों केस में आप देखोगे कि बोथ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार रीड करो, खुद से भी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, एक्सेल आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो जो एक्सेल होता है
एक्सेल से हम क्या यूज करते हैं, हमने सपोर्ट एज ए सपोर्ट या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो एक्सेल में क्या होगा कि जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये देखो एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल है और हमने क्या ये सपोर्ट है, जैसे कुछ भी इस पे हमने कोई पुली माउंट किया या फिर कुछ भी इस तरीके से हमने एक बियरिंग वेयरिंग लगा दिया और यहाँ पे हमने पुली माउंट किया, जो भी इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, देखो सिर्फ बेंडिंग होगा, ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये सिर्फ क्या हो सकता है, जब ज़्यादा लोड होगा तो ये बेंड हो सकता है। तो ये सिर्फ किसके बेसिस पे डिज़ाइन किया जा सकता है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के ही मतलब कि उसी बेसिस पे डिज़ाइन किया जा सकता है, बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा, करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप इसको लिख लेना, इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो अभी से आप इरिटेट मत होना इन सब चीज़ों को लेकर, ये छोटे छोटे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इन्हीं से बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप उनको भी आज देखोगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन ऑफ सेफ्ट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। अब सेफ्ट की डिज़ाइन कैसे करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं। देखो सेफ्ट की जब डिज़ाइन करेंगे तो हमें उसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है, ठीक है। कम से कम सफिशियंट अगर स्ट्रेंथ नहीं रहा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हमें स्ट्रेंथ चाहिए, रिजिडिटी भी चाहिए और स्टीफनेस भी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती हैं सेफ्ट के डिज़ाइन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑल ऑफ दीज, ये हमारा सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड करो, मे बी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इसमें 4 ऑप्शंस में 3 गलत हैं, 1 सही है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं इसको। डिजाइन ऑफ सॉफ्ट ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। डिजाइन ऑफ सेफ्ट ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डिजाइन ऑफ सेफ्ट ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम शियर थ्योरी, और इसी में है डिजाइन ऑफ सेफ्ट ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है फॉर बोथ काइंड ऑफ मटेरियल, डक्टाइल और ब्रिटल दोनों के लिए एक साथ कह रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज कंसीडर्ड। और फोर्थ ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन है फॉर द बोथ काइंड ऑफ मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी इज कंसीडर। तो इसमें आपको एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही होगा। तो आप इसमें अगर ध्यान दो तो ऑप्शन नंबर बी देखो आप इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिजाइन ऑफ सेफ्ट ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम शियर थ्योरी। जब हम डिजाइन करते हैं या फिर अब जब शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर आप फाइंड करते हैं तो हम इसमें कौन सा थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, शियर स्ट्रेस का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कॉमन है कि डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला उसमें फाइंड किया होगा या फिर प्रूफ किया होगा तो आप इसी थ्योरी का इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है। यही थ्योरी इस्तेमाल करके हम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला वो करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। डिजाइन ऑफ सेफ्ट ऑफ ब्रिटल मटेरियल के लिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये सही हैं, ये दोनों क्या है, ट्रू हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सटीक आंसर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन रहा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इसमें भी आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्या है कि क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको पता हो नहीं होगा तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि टू सेफ्ट ए एंड बी हैव द सेम स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है कि सेम है, द एबव स्टेटमेंट इम्प्लाइज, ठीक है। अब इसको रीड करो और आप बताओ इसमें से आंसर क्या होगा, ठीक है। और एक थोड़ा सा इसमें एडिशनल आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए कि इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्हें अगर आप इसको करना है तो आप इसको रीड करें और इसको क्वेश्चन को करें, ठीक है। व्हेन अ होलो सॉफ्ट is to be made equal in strength to as solid shaft, the twisting moment
द ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ बोथ शाफ्ट सेम। ठीक है, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अभी मैं इसको समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो अगर आप देखो कि बोथ द शाफ्ट हैविंग द सेम मास। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी शाफ्ट, दो शाफ्ट का अगर आप डिजाइन कर रहे हो, अगर उनकी स्ट्रेंथ सेम है तो जाहिर सी बात है कि उनका शाफ्ट का मास जो होगा वो नियरली वो इक्वल होगा। ठीक है, बोथ द शाफ्ट हैविंग द सेम ट्विस्टिंग, देखो ये भी सही हो जाएगा कि बोथ शाफ्ट जो उनकी ट्विस्टिंग मोमेंट होगा वो भी इक्वली होगा। और बोथ द शाफ्ट हैव द सेम डायमीटर प्रोवाइड द बोथ आर द सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, तो ये देखो चारों ऑप्शन क्या है ना कि ये सही है। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट इज सेम, तो ये सारे सही है, तो डी ऑप्शन तो इसको देखो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें तो देखो कहीं लिखा नहीं है कि ये सॉलिड है या होलो है। ठीक है, तो मे भी आप इसको सॉलिड दे करके चलो। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में अगर लिख देता है कि होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट दोनों को अगर वो कंपेरिजन कराता है तो फिर आंसर क्या होगा, बस उसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है कि व्हेन अ hollow shaft is to be made equal in strength to as a solid shaft। ठीक है, मतलब जो hollow shaft है और solid shaft है, अगर दोनों की जो स्ट्रेंथ अगर इक्वल है, द ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ बोथ शाफ्ट है सेम। ठीक है, तो जो ट्विस्टिंग मोमेंट होगा दोनों शाफ्ट के लिए वो क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं आपको समझाना चाह रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले से लिखा इसको। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये सारे स्टेटमेंट देखो सही हैं और आप इनको एक बार दो बार रीड कर लेना ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि एसएससी में और गेट वगैरह में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे अगर आ गया या फिर पूछ दिया कि उनका मास के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ट्विस्टिंग मोमेंट से रिलेटेड आ गया, तो उसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है आपको। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको मतलब याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको तुरंत आंसर बता दिया कि ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल देखो बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। अब ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है और आप इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है कि फॉलोइंग फार्मूला शो द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द ट्विस्टिंग मोमेंट एक्टिंग अपॉन होलो शाफ्ट। ठीक है, होलो शाफ्ट के लिए ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ, सॉलिड शाफ्ट के लिए भी बता देता हूँ, होलो शाफ्ट के लिए भी बता देता हूँ, दोनों को बता देता हूँ और उसके बाद से आप इसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड शाफ्ट के लिए तो सॉलिड ठीक है, सॉलिड शाफ्ट के लिए तो सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है वो कितना होता है 16T। टी आपका ट्विस्टिंग मोमेंट है या फिर टॉर्क है, डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। ठीक है, डी क्या है, जो सॉलिड शाफ्ट है उसका डायमीटर है। ठीक है, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए रहा। अब बात करते हैं होलो शाफ्ट के लिए। ठीक है, होलो शाफ्ट के लिए यहाँ पे आप शाफ्ट लिख लेना अगर आप लिख रहे हो तो। ठीक है, सॉलिड शाफ्ट के लिए होलो शाफ्ट के लिए क्या है कि आप सीधे शियर स्ट्रेस इक्वल टू इस तरीके से टाइप करो, शियर स्ट्रेस इक्वल टू 16T बिना किसी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप कंपेयर कर लो ताकि आपको फॉर्मूला कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से रिमेंबर हो जाएंगे। ऊपर देखो 16T है ना, तो यहाँ भी ऊपर 16T लिख देना, डिवाइड करना है, पाई डी क्यूब लिखा है यहाँ पे, तो आपको भी यहाँ पे लिखना पाई डी क्यूब। ठीक है, ये क्या आउटर डायमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटर डायमीटर लिखना है इन ब्रैकेट 1 माइनस के की पावर ऑफ 4 कर देना, या फिर किसी किसी बुक में सी लिखा रहता है या फिर कुछ भी है, कांस्टेंट है। ठीक है, और जो के का मतलब है वो क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है के इक्वल टू आपका लिखा हुआ इनर डायमीटर टू आउटर डायमीटर का रेशियो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। यहाँ पे क्या पूछ रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट का, तो ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा टाउ पाई डी नॉट क्यूब 1 माइनस के की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16T, 16 होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कितना होगा 16 होगा। तो ये हो गया आपका ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला। इसमें से आप देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, उसमें आप देख लो और उसको मैच करा लो। तो पहला ऑप्शन अगर देखें पाई डिवाइडेड बाय 16 एफ एस डी नॉट का क्यूब और 1 माइनस, देखो यहाँ पे के 3 दिया हुआ, के की पावर 3 दिया हुआ ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन देखो यहाँ पे डी नॉट की पावर 4 दे रखा है, तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि जो आउटर डायमीटर का कितना क्यूब है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आउटर डायमीटर का क्यूब होगा और के की पावर 4 होगा। ठीक है, ये याद रखना है, आपको थोड़ा ध्यान देना। सी ऑप्शन क्या है कि पाई डिवाइडेड, देखो ऐसे दे रखा है, ये पाई डिवाइडेड बाई 16 इस तरीके से एक साथ कर दिया है। एफ एस है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे टाउ लिखा है तो कोई उसका दिक्कत नहीं है, शियर स्ट्रेस है वो। ठीक है,
डी नॉट का क्यूब सही है, 1 माइनस के की पावर 4। देखो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, एक और ऑप्शन ये एक और बचा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये डी नॉट की पावर 4 है, के की पावर 3 है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ सैफ्ट इंक्लूड्स। अगर सैफ्ट का वेट हो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, तो ये आपको बताना है कि क्या इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यार देखो इसमें कुछ मतलब कि ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, उसका सिंपल सा है कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, इंड्यूस होता है, इंक्लूड नहीं इंड्यूस होता है। ठीक है, मैंने इंक्लूड नहीं इंड्यूस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस उसमें इंड्यूस होता है। ठीक है, कैसे, वेट की वजह से। कैसे, देखो ये सैफ्ट है, इसको समझना, सैफ्ट है। ठीक है, ये और इसका कुछ भी वेट है, वेट का मतलब क्या होगा, इसका जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है m/g जो होता है वही होता है वेट। ठीक है, मान लेते ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका खुद का वेट एक्ट कर रहा है, तो ये सेफ्ट क्या हो जाएगा, सेफ्ट क्या होगा, हल्का से ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, और इसमें कुछ होगा नहीं, सिर्फ ये बेंड होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। किसकी वजह से, सेफ्ट के सेल्फ वेट की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर किसी तरह कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपके हो जाने चाहिए, कोई कन्फ्यूजन इसमें होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ, द डायमीटर ऑफ सॉलिड सैफ्ट इज इंक्रीज बाई 25%, व्हाट विल बी द करेस्पॉन्डिंग। देखो ये कटा है थोड़ा सा, ये कुछ ज़्यादा नहीं कटा है, यहाँ पे जी है। ठीक है, क्या करेस्पॉन्डिंग है यहाँ पे, corresponding operation on the speed of shaft if it is desired that the shaft should transmit same amount of power। अब देखो पावर क्या होती है, किसी भी shaft की अगर हम पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू कितना होता है, 2πn डिवाइडेड बाय 60 कर लेना, और इनटू टॉर्क या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, ये हो गया, ये होता है पावर। अब ये कह रहा है कि ये तो चलो इनिशियल पावर थी, हम इसको क्या करते हैं, ये पहली पावर थी, या फिर सॉलिड का जब उसका इंक्रीज नहीं किया गया था डायमीटर तब था। ठीक है, तो हम इसका जो n है, n किस में होता है, आरपीएम में, इसको n1 ले लेते हैं, और जो ट्विस्टिंग मोमेंट है या टॉर्क हम उसको ले लेते हैं t1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले के लिए। अब दूसरे पे कंपेरिजन कराने के लिए हम और ले लेते हैं कि पावर इक्वल टू, अब क्या है, इस वाले जो हम पावर की वैल्यू लिख रहे हैं, इसमें क्या है कि डायमीटर को 25% क्या गया, इंक्रीज किया गया। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये दो हो गए। इसमें कह रहा है कि जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या है कि सेम है, तो सेम इसको हम क्या करते हैं, बना देते हैं, इसको हम क्या करेंगे कि सेम बना देंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब ये दोनों पावर क्या है कि सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, n1 t1 इक्वल टू n2 t2। ठीक है, ये बचेगा n1 t1 इक्वल टू n2 t2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि n1 t1 को देखो ऐसे ही रहने देते हैं, और डायमीटर किसका चेंज हो रहा है, t2 का चेंज हो रहा है, मतलब कि जो दूसरा शाफ्ट है जिसका इंक्रीज किया गया उसका क्या हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब डायमीटर जो चेंज होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे, अब यहाँ पे सीधे हम लिखते हैं टॉर्क की वैल्यू, कैसे, जो शेयर स्ट्रेस का मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, ये वाला। ठीक है, यहाँ से, अब यहाँ से इस टी की वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, तो टी की वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, पाई डी क्यू क्यूब क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या करना है, टाउ पाई 125 डिवाइडेड बाई 64। अभी मैं बताता हूँ ये 125 और 64 कैसे आया, d1 क्यूब डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। अब देखो 125 डिवाइडेड बाई 16 कैसे आया है, इसको समझते हैं पहले। तो पहले देखो कितनी थी, मान लेते हैं पहले जो शेफ्ट की डायमीटर थी वो कितनी थी, 100 थी। जब उसका बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 125% हो गया। पहले 100% थी, अब 125% हो गई। ठीक है, 125% हो गई। अब 125% हो गई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, परसेंटेज है तो 100 लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम क्या 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 करना है, 25 से इसको काटो तो ये 5 बार में जाएगा, और ये कितना बार में जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स। पहले के इतना डायमीटर था, 100% था, तो 100% मतलब कि पहले जो डायमीटर था, या फिर आप इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा। देखो इसको ऐसे, ये क्या था, ये इनिशियल डायमीटर था, और ये बढ़ाने के बाद फाइनल वाला डायमीटर था। मतलब
ये आपका जो था ये D1 था और ये था आपका D2, ठीक है। अब ये 4 बार में कट जाएगा 25 से और ये 5 बार में कटेगा, ठीक है, इस तरीके से कटेगा। अब जो D1 है वो कितना हो गया है, 4 से बढ़ के 5 हो गया है, किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ही रहने देना, इसमें कुछ मत करना। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे D2 इक्वल टू, ठीक है, D2 इक्वल टू 5/4 D1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4 D1। आप क्या करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, ठीक है। तो D2 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है हमें, D2 की जगह हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है D1 क्यूब, इसको क्या करना है, हमें क्यूब कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, D2 क्यूब था। अब D2 क्यूब की वैल्यू निकालनी है। D2 क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 64 D1 का क्यूब। तो बस मैंने यही चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे पहले कितना था, यहाँ पे पहले कितना था, यहाँ पे पहले था D2 क्यूब, और D2 क्यूब की वैल्यू को जब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो कितना मैंने यहाँ पे लिख दिया, 125 डिवाइडेड बाई 64 D1 क्यूब, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब इसको क्या करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है। आपको क्या करना, फर्दर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो आप कि टाउ पाई और D1 क्यूब डिवाइडेड बाई 16 ये T1 के बराबर है, ठीक है। T1 के क्या है, बराबर है। T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 इक्वल टू हो जाएगा टाउ पाई D1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 16, ठीक, ये होगा। या फिर यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, यहाँ से T की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आएगा, टाउ पाई D क्यूब डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, यही होगा। मैंने यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। अब ये T1 की वैल्यू है, तो ये अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, N2, ठीक है, कितना आ जाएगा, N2 125 डिवाइडेड बाई 64 T1, ये आ जाएगा। T1 से क्या करो, T1 को कैंसिल कर दो। अब हमें क्या पता है, N2 और N1 का देखो रेशियो यहाँ पे पता चल गया। N2 N1 कितना है, N1 ऐसे कर लेते हैं, N1 ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे। अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज फाइंड करना। अब इसको थोड़ा याद करना या फिर लिख लो, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ एक बार ताकि अच्छे से और विजुअलाइज हो सके, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, ठीक है। N2 कितना आ गया था हमारे पास, N2 आया था 64 डिवाइडेड बाई 125 N1, या फिर ऐसे लिख सकते हो N1 इक्वल टू कितना आया था, 125 डिवाइडेड बाई 64 N2, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। परसेंटेज चेंज हमें कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई N1 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। N2 की वैल्यू कितनी है, 64 डिवाइडेड बाई 125 माइनस N1 डिवाइडेड बाई N1, यहाँ पे भी N1 होगा, ठीक है, N1 इंटू 100, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हमें क्या होगा, माइनस आएगा 48.8%। देखो माइनस का मतलब ये है कि जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। N1 और जो N2 है वो क्या हुआ है, N1 से डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, 48.8%। तो आंसर देखो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज है, तो ये गलत होगा। डिक्रीज भाई देखो ये सही हो सकता है, और भी देख लेते हैं। अच्छा 51 यहाँ पे दे रखा है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको आप रीड करो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट फॉर अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट इज 2500 न्यूटन मीटर. What will be the value of equivalent twisting moment if bending moment on the shaft is 1500 न्यूटन मीटर, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो सही रहा। अब देखते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट या फिर इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होता कितना है। तो देखो बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ये है कि इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होता है अंडर रूट बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर प्लस ट्विस्टिंग मोमेंट का स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट यही होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का, तो वो होता है आपका 1/2 इन ब्रैकेट m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब देखो m क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, t क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है, और m ही क्या है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट है, और टी क्या है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट है, ठीक। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं m प्लस टी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट कितना दे रखा है, 2500 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 2500 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 1500, तो यहाँ पे पुट कर दो 1500 प्लस TE। ठीक है, तो ये क्या पूछ क्या रहा है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा वो आएगा 3500 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। आप देखो तो डी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सही है। ठीक है, उसके बाद अब एक और क्वेश्चन है आपके, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है a shaft made of mild steel is subjected to combined twisting moment and bending moment. The diameter of shaft is obtained as 40 mm by using equivalent twisting moment and 50 या फिर 50 mm by using equivalent bending moment. Which of the following is used as diameter of shaft from practical point of view? अब देखो इस क्वेश्चन में पेन की ज़रूरत है नहीं, आप इसको कैसे देखो, यहाँ पे जो दे रखा है द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज ऑब्टेन एज 40 mm बाई यूजिंग द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, और 50 mm क्या कह रहा है, बाई यूजिंग द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अगर हम शाफ्ट की जो डायमीटर है, अगर हम शाफ्ट की डायमीटर का उसको अगर हम 40 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 40 mm हमने प्रैक्टिकली ले लिया, अगर हम 40 ले लेंगे तो ये क्या करेगा, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट तो ये रेसिस्ट कर लेगा, बट जो बेंडिंग मोमेंट है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट है, ये वहाँ पे क्या करेगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कर सकता है ये, बट जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे ये फेल कर जाएगा। ठीक है, बट अगर हम 50 mm लेते हैं, ठीक है 50 mm, तो ये क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट है ये इसको भी रेसिस्ट कर लेगा, क्योंकि इसका डायमीटर 50 है, 40 से ज़्यादा है। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट है ये इसको भी रेसिस्ट कर लेगा। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो हमें डायमीटर सेलेक्ट करना होगा वो हम 50 mm को ही लेंगे, क्योंकि ये दोनों तरह के जो स्ट्रेस या मोमेंट है इनको रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, 50 mm हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही काफ़ी ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इसमें किसी तरीके को पेन कॉपी का ज़रूरत नहीं करना है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको बस अपना कॉमन सेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करना है एज ए इंजीनियर। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर और थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज। ठीक है, अगर कोई शाफ्ट है, अगर वो सब्जेक्ट हो रहा है किसी या फिर फ्लक्चुएटिंग लोड से सब्जेक्टेड हो रहा है, तो किस तरीके से हम उसको जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट है या फिर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सिर्फ हम फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद मे भी एक क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन और है, इसके बाद ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या करता हूँ, प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से हम आपको थोड़ी सी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो फॉर्मूले वगैरह एक बार मैं बता दूंगा आपको। तो एसोसिएशन क्या कह रहा है, इफ़ अ पेयर ऑफ गियर्स इज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, द पिनियन इज द वीकर एंड सब्जेक्टेड टू ग्रेटर वियर। देखो यार ये स्टेटमेंट क्या, अगर तुम जैसे कि हम जब डिज़ाइन करते हैं गियर का, तो हम किसके बेसिस पे करते हैं, पिनियन के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि क्या है कि वो सबसे मतलब कि उसको वीकर मान के चलते हैं, वीकर होता है, इस वजह से हम डिज़ाइन उसी के बेसिस पे करते हैं। बट यहाँ पे जब देखोगे कि पिनियन इज द वीकर, जैसे बस सब्जेक्टेड टू ग्रेटर वियर, ठीक है, तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है एसेरेशन का, ये क्या है, गलत है। ठीक है, अगर हम पूरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये गलत है। और रीजन क्या कह रहा है, पिनियन टिथ आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ द टाइम। देखो ये भी गलत है, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। पहला लिखा है करेक्ट और करेक्ट, चलो ये भी गलत है। बोथ ट्रू तो गलत है, बोथ फॉल्स ये सही होगा, ये क्या, एसरेशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन क्या होगा ना, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखो मैं बताता हूँ कि कोई शाफ्ट है, अगर वो फ्लक्चुएटिंग लोड से सब्जेक्टेड हो रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से उसको फॉर्मूलों को हम मतलब सीखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है, सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट जो ट्विस्टिंग मोमेंट होता है वो ये होगा, टी ई इक्वल टू
के एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस के टी इंटू टी का होल स्क्वायर कर देना। ये इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला हो गया। और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 1/2, ठीक है, क्या होगा 1/2 के एम प्लस इन अंडर रूट के एम इंटू एम का स्क्वायर प्लस के टी इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। ये बस फॉर्मूला है। अगर आप इससे पहले वाले फॉर्मूले देखो तो जहाँ पे m है उसके साथ हमने km का मल्टीप्लाई किया है, और जहाँ पे t है उसको हमने क्या किया kt से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं km क्या होता है और kt क्या होता है, ठीक है। km क्या होता है और kt क्या होता है। तो km क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले को आप थोड़ा लिख लेना, 2-3 बार लिख के इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये है कंबाइन शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर बेंडिंग, यहाँ भी बस सिमिलर ऐसे ही है, कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर, ये किसके लिए, टॉर्सन के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, टॉर्सन के लिए। ये भी ये किसके लिए, अब ये आपका क्या है कि ये कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर है बेंडिंग के लिए, और ये आपका टॉर्सन के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या था कि इस पर कोई क्वेश्चन था नहीं, तो इस वजह से मैंने आपको इसको अलग से बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फिर मिलते हैं अगले वाले इसके बाद वाले वीडियो में, और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और इसको शेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट डे।